Hello students, a very good morning to all of you my dear. This is SK Gupta from Lakshya Polytechnic. I am here with my next video lecture, that is lecture number 3 in communication skill. In my previous video lecture, we discussed about the different elements of communication. Now I am here with the detailed explanation of those elements. मैं आपके सामने आज लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं. इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं. आज हम लोग जानेंगे उसके डिटेल, एक एक करके बारी बारी से सारे एलिमेंट्स के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे कि आखिर वो होता क्या है. सारे एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे, उनके मतलब को समझने का प्रयास करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट माय डियर. The first element of communication is message. पहला एलिमेंट जो कम्युनिकेशन का होता है वो मैसेज होता है, क्योंकि सबसे पहले किसी भी सेंडर के दिमाग में मैसेज आता है. जैसे मान लो कि मैं आपके सामने कुछ मैसेज दे रहा हूं. क्या सा मैसेज दे रहा हूं माय डियर? एलिमेंट्स के बारे में मैं आपको मैसेज दे रहा हूं, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि एलिमेंट्स होते कौन कौन से हैं. तो जाहिर सी बात है कि ये कंसेप्ट या आइडिया मेरे दिमाग में पहले आया होगा, मैंने उसको अच्छे से इनकोड किया होगा और अब आपके सामने मैं इसे सेंड कर रहा हूं, है ना. तो कहीं ना कहीं किसी भी मैसेज को सेंड करने से पहले सेंडर के दिमाग में वो मैसेज जरूर आता है. इसको हम लोगों ने डिफाइन किया है. The content of the communication is called message. कहने का मतलब है किसी भी कम्युनिकेशन के कंटेंट को हम लोग मैसेज कहते हैं. अब जैसे आप लोग बुक्स वगैरह खरीदते हो तो सबसे पहले फर्स्ट पेज में आपको कंटेंट्स दिया रहता है ना. मतलब आपको ये मैसेज देता है कि आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है ना. उसी तरह से कम्युनिकेशन का एक आइडिया आपके दिमाग में आता है पहले, और बाद में आप कम्युनिकेट करना शुरू करते हो. तो कहीं ना कहीं जो आपको मैसेज दिमाग में आया सबसे पहले, वो कहीं ना कहीं वो आपका कंटेंट है जो आपको देना है. किसी भी बुक्स का कंटेंट दिया रहता है और उसी चीज को हमें क्या करते हैं, बुक क्या करते हैं, सेंड करते हैं. जैसे मान लो कि आपने एक ग्रामर का बुक खरीदा, उसमें आपके कंटेंट्स दिए हुए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन एक्सेट्रा. तो आपको क्या पता चलता है कि ओ मतलब इन सभी चीजों से रिलेटेड हमें कुछ मैसेज मिलेगा बुक्स के सहारे, है ना. तो जो भी कंटेंट था वो क्या बन गया, आपके और बुक के बीच में क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया. क्या हो गया, कम्युनिकेशन. दैट मीन्स जो भी कंटेंट कम्युनिकेशन का होता है, जो भी आइडिया दिमाग में आता है कम्युनिकेशन करने के लिए, दैट मीन्स वो क्या कहलाता है, मैसेज. इट इज जनरेटेड बाय द सेंडर. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हु जनरेट्स मैसेज. मैसेज कौन जनरेट करता है माय डियर? वेरी सिंपल, इट इज जनरेटेड बाय द सेंडर. ये सेंडर के द्वारा जनरेट होता है. जैसे अभी आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये सेंडर है. अब आप देख रहे होगे इसमें कि ये सेंडर क्या कर रहा है, अपने मुख से कोई मैसेज क्या कर रहा है, दे रहा है. यहां पर कोई मैसेज क्या कर रहा है, दे रहा है. सबसे पहले इसके दिमाग में यहां पे मैसेज को क्या किया होगा, ये जनरेट किया होगा. क्या किया होगा, जनरेट. और उसके बाद जनरेट करने के बाद अच्छे से इनकोड किया होगा और लास्ट में ये मैसेज क्या किया होगा, दिया होगा. दैट मीन्स एनीथिंग विच इज जनरेटेड बाय द सेंडर इज कॉल्ड मैसेज. आप ये भी बोल सकते हो. चलिए अब हम लोग सेंडर के बारे में जानेंगे कि सेंडर क्या होता है. इट सेंड्स द मैसेज. ये मैसेज को क्या करता है, सेंड करता है. सबसे पहले दिमाग में जनरेट कर लिया मैसेज को, उसके बाद ये सेंडर का क्या काम होगा,
मैसेज सेंड करने का काम होगा। हम लोग बात कर रहे हैं अब सेकंड नंबर एलिमेंट की, सेंडर। फर्स्ट एलिमेंट वाज मैसेज, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सेंडर। सेंडर मतलब क्या हुआ? भेजने वाला। किसी भी मैसेज को जनरेट करने के बाद जो भेजा जाता है, वो भेजने का काम कौन करता है? सेंडर। इट सेंड्स द मैसेज। और क्या क्या ये काम करता है? इट जनरेट्स आइडिया। जाहिर सी बात है, मैसेज सेंड करने से पहले कोई भी बंदा होगा, वो क्या करेगा? पहले वो मैसेज को क्या करेगा, या आइडिया को क्या करेगा? जनरेट करेगा। अरे भैया, जब मेरे अंदर कुछ आइडिया जनरेट होगा तभी तो मैं सेंड करूंगा। मैंने अभी अपने आइडिया में, मैंने अभी अपने माइंड में एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन को जनरेट किया, तभी तो मैं आपको ये मैसेज सेंड कर रहा हूं, है ना। अगला, इनकोड्स द मैसेज। अब आप कहोगे सर ये इनकोड क्या होता है? ये इनकोड करना क्या होता है? टू इनकोड मतलब क्या होता है? देखिए, मान लो कि आपने ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ा, टेंस, और टेंस के बारे में आपने सारा आइडिया क्या कर लिया? ले लिया, माइंड में जनरेट कर लिया। अब मान लो कि सारे टेंस को आपने पढ़ा और डायरेक्ट आप फ्यूचर टेंस से शुरू कर दिए किसी को मैसेज देना कि देखो टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। चलो फ्यूचर टेंस क्या होता है, फिर आप प्रेजेंट टेंस बताओगे, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट। मतलब वो जो मैसेज आपके दिमाग में था ना, उसको आपने इनकोड नहीं किया ठीक से। इनकोड करना मतलब लैंग्वेज का सिलेक्शन करना, पॉइंट वाइज उसको अरेंज करना, एक सुटेबल माध्यम में कन्वर्ट करना, ताकि समझने वाला आसानी से आपकी बातों को समझ जाए। अब मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ाने आया और डायरेक्ट मैं आपको एलिमेंट्स पढ़ाने लगूं, कम्युनिकेशन का डेफिनेशन भी नहीं पता आपको, और मैं आपको एलिमेंट्स बताने लगूं, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में तो मैसेज था वो, बट मैंने उसको इनकोड ठीक से नहीं किया। इनकोड करना मतलब लैंग्वेज सिलेक्शन, वेरी फैक्टर्स विच आर सेलेक्टेड। बहुत सारे ऐसे प्लेंटी ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो इनकोडिंग करने के दौरान सेलेक्ट किए जाते हैं, ताकि मैसेज अच्छे से रिसीवर तक पहुंच सके, है ना। लास्ट में हम लोग देखेंगे द सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन। द सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन द स्किल्स, एबिलिटीज एंड नॉलेज ऑफ द सेंडर। कहता है किसी भी कम्युनिकेशन का सक्सेस सेंडर के कौन कौन से क्वालिटीज पर डिपेंड करता है। तो अगर सेंडर के पास अच्छा स्किल होगा, एबिलिटीज होगी और नॉलेज होगी, तभी कम्युनिकेशन सक्सेस होगा। जैसे मान लो कि मैं एक सेंडर हूं और आप एक रिसीवर हो, जाहिर सी बात है अभी के कम्युनिकेशन में मैं सेंडर हूं और आप क्या हो? मेरी बातों को रिसीव कर रहे हो, मेरे मैसेज को रिसीव कर रहे हो। दैट मीन्स यू आर द रिसीवर एंड आई एम द सेंडर। ओके माय डियर। तो अगर मेरे पास नॉलेज पूरा है, अगर मेरे पास नॉलेज पूरा है बट समझाने का कला नहीं है, तो क्या आप हमसे सेटिस्फाइड रहोगे? नहीं ना। दैट मीन्स किसी भी सेंडर को नॉलेज तो होना चाहिए, साथ ही साथ उसको स्किल भी होना चाहिए कि उसको कैसे एक्सप्रेस करे, क्षमता होना चाहिए एक्सप्रेस करने का, एबिलिटीज होनी चाहिए। केवल नॉलेज हो जाने से आप अपनी बातों को समझा पाओगे, ये कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अगर आपको अपनी बातों को समझाना है, दैट मीन्स रिसीवर को अच्छे से समझा पाना है, तो आपके पास डिफरेंट स्किल्स, एबिलिटीज और नॉलेज होना चाहिए ऑफ द पर्टिकुलर मैसेज विच यू आर गोइंग टू सेंड। ओके माय डियर। तो क्या क्या पढ़ा हमने सेंडर के बारे में? ये मैसेज को सेंड करता है, ये मैसेज को क्या करता है? सेंड करता है, ये मैसेज को जनरेट करता है, और क्या करता है? इनकोड करता है मैसेज को, ताकि रिसीवर को अच्छे से समझ में आ जाए। और ये तभी हो सकता है, इनकोड, जनरेट और सेंड करने का काम तभी बढ़िया से हो सकता है जब सेंडर के पास अच्छा स्किल्स हो, एबिलिटीज हो और नॉलेज हो। सो दैट्स ऑल अबाउट मैसेज एंड सेंडर।
नाउ कमिंग टू द थर्ड एलिमेंट दैट इज चैनल। अब हम लोग आएंगे थर्ड एलिमेंट पर जिसका नाम है चैनल। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, ऐसे मैं इसका नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अलग से मैं आपको नोट्स भी इसका प्रोवाइड कराऊंगा, बट अगर आपकी इच्छा है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैनल के बारे में मैंने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया था कि चैनल होता क्या है। एक माध्यम होता है जिसके द्वारा कोई भी मैसेज को भेजा जाता है सेंडर के द्वारा। मैंने लिखा है स्पष्ट शब्दों में, इट इज द मीडियम। ये एक क्या है? मीडियम है। चैनल इज ए मीडियम थ्रू विच, जिसके द्वारा मैसेज भेजा जाता है, मैसेज इज सेंट। चैनल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी मैसेज को भेजा जाता है, मैसेज इज सेंट। जैसे क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड। जैसे बुक्स पढ़े जाते हैं, बुक्स आर रेड। इसे लिखा जाता है, इट इज रिटन। इसे पढ़ा जाता है, इट इज रेड। मैसेज भेजा जाता है, मैसेज इज सेंट थ्रू अ सुटेबल, यूजिंग अ सुटेबल चैनल। ये चैनल क्या होता है? एक माध्यम होता है। मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो कि आप अपनी बातों को पापा के सामने बोलकर एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो, लिखकर एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो आपने कौन सा माध्यम चुना माय डियर? लिखित माध्यम चुना। माध्यम बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। अगर आप लिखकर भी नहीं देना चाहते हो, आप कॉल पर बात करना चाहते हो टेलीफोन के माध्यम से, तो टेलीफोन भी क्या हो गया? एक माध्यम हो गया। आप न्यूज़पेपर में आप कुछ, अब मान लो कि आप किसी भी मैसेज को न्यूज़पेपर के थ्रू आप देना चाहते हो। कभी कभी होता क्या है कि आप कोई भी मैसेज न्यूज़पेपर में आप इश्तिहार के रूप में प्रिंट करवाते हो और आप दे देते हो। तो मैसेज भेजने का बहुत सारा जरिया हो सकता है। यह सेलेक्ट किया जाता है, इस माध्यम को सेलेक्ट किया जाता है सेंडर के द्वारा। किसके द्वारा माय डियर? सेंडर के द्वारा। आपका अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, चैनल इज सेलेक्टेड बाय सेंडर, रिसीवर, फीडबैक, कंटेक्स्ट या नन ऑफ द अबव, तो आप क्या आंसर दोगे? चैनल इज सेलेक्टेड बाय सेंडर। किसके द्वारा होता है? सेंडर के द्वारा। क्यों होगा? क्योंकि जिसको मैसेज भेजना रहेगा वही तो चैनल सेलेक्ट करेगा, है ना माय डियर? चलिए, अब ये चैनल किस किस रूप में हो सकता है? पोस्टल सर्विसेज, जैसे आप लेटर वगैरह डालते हो, पोस्ट करते हो। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करते हो। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ही फास्ट हो रहा है। आजकल सभी लोग चाह रहे हैं कि फटाफट मैसेज जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड पहुंच जाए, है ना? तो वो आजकल ईमेल वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, फैक्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैसेज को भेजने के लिए आप एक मीडियम सेलेक्ट करते हो। इस चैनल में आप लैंग्वेजेज को भी सेलेक्ट करते हो। इट ऑल्सो इंक्लूड्स सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेजेज। जैसे मान लो कि हमें आपको मैसेज देना है और मैं फटाफट अंग्रेजी में ही बोलता रहूं, या फिर मैं उर्दू में बोलूं, या अंग्रेजी धारा प्रवाह अंग्रेजी में मैं आपको इन सारी चीजों को समझाऊं, तो अब हो सकता है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करे, क्योंकि सेंडर को यह तय करना होता है कि सामने वाला किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। उसी लैंग्वेज को सेलेक्ट करना होता है चैनल के रूप में, ताकि रिसीवर अच्छे से सेंडर की बातों को समझ पाए। इसमें आप रिटर्न लेटर भी दे सकते हो, टेलीफोन कॉल से भी आप बातचीत कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो जो भी आप माध्यम को सेलेक्ट करते हो कम्युनिकेट करने के लिए, वो एक चैनल कहलाता है। क्या कहलाता है माय डियर? चैनल। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एलिमेंट नंबर 4। एलिमेंट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, रिसीवर। एलिमेंट नंबर 4 में आपके सामने दिख रहा होगा रिसीवर। रिसीवर क्या करता है? अपनी बातों को
सेंडर की बातों को रिसीव करता है। मैंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है इट रिसीव्स द मैसेज। आप देख सकते हो यहां पर ये क्या है, सेंडर है। आप पिक्चर में देख सकते हो, ये जो आपका पिक्चर दिख रहा है ना माय डियर, ये क्या है, सेंडर है। क्या मैंने सही बोला? मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे हो। मैंने बोला ये एक सेंडर है, क्या ये सेंडर हो सकता है? अरे भाई, आप लोगों से कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर तो रिसीवर पढ़ा रहे हैं, तो रिसीवर ही होगा, है ना माय डियर। और जाहिर सी बात है, यहां पे आप देख रहे होगे कि ये एक ईयर है, ये क्या है, ईयर। और कान से सुनने का काम सेंडर करेगा या रिसीवर करेगा? अब मैं आपको मैसेज दे रहा हूं, मैं सेंडर हूं, आप लोग क्या हो, रिसीवर हो, तो आप क्या करोगे, सुनोगे। मैं तो आपको सुनाऊंगा, आप क्या करोगे, सुनोगे। दैट मीन्स जाहिर सी बात है कि ये हमारा जो बंदा है, ये जो पिक्चर दिया है, ये रिसीवर है। ये अभी कौन से काम में इंगेज्ड है माय डियर? कान से। देखिए ये हमारा क्या है, मैसेज। ये जो हमारा है मैसेज है, इस मैसेज को क्या कर रहा है, इस ईयर से सुन रहा है और उसके बाद समझने का प्रयास कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिकोड। क्या बोलते हैं माय डियर? डिकोड। दैट मीन्स रिसीवर क्या करता है, डिकोड करता है किसी भी मैसेज को। रिसीवर क्या करता है, डिकोड करता है। इट्स जस्ट अपोजिट टू इनकोड। मैंने बताया था सेंडर इनकोड करता है और रिसीवर क्या करेगा, डिकोड। दैट मीन्स आपके इनकोड किए हुए मैसेज को वो समझेगा। आपने इनकोड किया अपने से समझकर, अब आप जो समझेगा, जिसको समझाना चाहते हैं, वो रिसीवर क्या करेगा, आपके मैसेज को डिकोड करेगा कि उसको कितना समझ में आया। डिकोडिंग मीन्स ट्राइंग टू गेट द कंसेप्ट ऑफ द मैसेज सेंट बाय द सेंडर। और डिकोड करने के बाद ये रिसीवर क्या करेगा, फाइनल रेस्पॉन्स देगा। क्या देगा माय डियर, फाइनल रेस्पॉन्स, जिसको हम लोग फीडबैक के भी रूप में जानते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था फीडबैक क्या होता है। फीडबैक रिसीवर के द्वारा दिया जाता है। फीडबैक से यह पता चलता है कि सेंडर के दिए हुए मैसेज रिसीवर को अच्छे से समझ में आया या नहीं। जैसे मान लो कि मैं आपको मैसेज दे रहा हूं रिसीवर के बारे में, कि रिसीवर होता क्या है, यह रिसीव करता है मैसेज को, समझने का प्रयास करता है, डिकोड करता है। इन सभी चीजों को बताया मैंने आपको। अब आप इसको कितना अच्छा से समझ पाए और नहीं पाए, ये आप अपने फीडबैक के रूप में देंगे। फीडबैक अगर आपसे कोई पूछने आए कि सर ने कैसा वीडियो दिया है आपको, या वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं, तो अब आप क्या बोलोगे कि हाँ हाँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इसका मतलब मुझे ये पता चल जाएगा कि मैंने जो मैसेज दिया था वो बिल्कुल बढ़िया से इनकोड करके दिया था, यानी मुझ में कोई कमी नहीं थी। अगर आप निगेटिव फीडबैक देते हो तो कहीं ना कहीं सेंडर के दिमाग में ये बात चलता है कि कहीं कोई मुझसे भूल तो नहीं हो गई, कहीं इनकोड करने में तो कोई दिक्कत नहीं हो गया। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या फीडबैक अगर निगेटिव आए तो क्या इसका जिम्मेवार केवल सेंडर होगा या रिसीवर भी हो सकता है? आप लोग सोच रहे होंगे कि सेंडर ही होगा। नो माय डियर, इसका जिम्मेवार सेंडर या रिसीवर दोनों में से कोई हो सकता है। अब मान लो कि मैंने पूरी मेहनत से आपको मैसेज बढ़िया से इनकोड करके दिया, अब आप वीडियो को ध्यान से देखोगे नहीं, आपका ध्यान कहीं और रहेगा, क्रिकेट पर रहेगा, या फिर विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी छक्का आज मारेगा कि नहीं मारेगा, आज जिताएगा कि नहीं जिताएगा मैच, या फिर आज विराट कोहली शतक मारेगा कि नहीं मारेगा। अगर आप कहीं दिमाग कहीं और रखोगे, आप ध्यान से बातों को समझोगे नहीं, ना तो आप क्वेश्चन एराइज करोगे, तो कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं रिसीवर की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो एक अटेंटिव लिसनर बने। क्या बने? अटेंटिव लिसनर। कान खुला रखे। देखिए कान खुला हुआ है ताकि चीजों को अच्छे से सुन पाए और डिकोड कर पाए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं
कि रिसीवर के कौन कौन से क्वालिटीज पर कम्युनिकेशन का सक्सेस होता है। दैट मीन्स कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाए, इसके लिए रिसीवर के पास क्या क्या होना चाहिए। कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए द सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन, निर्भर करता है लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स ऑफ द रिसीवर। बहुत बड़ा पॉइंट है माय डियर। जाहिर सी बात है, अगर रिसीवर के पास अच्छा लिसनिंग स्किल है, सुनने का स्किल है और समझने का स्किल है, तो जाहिर सी बात है कि मैसेज जो सेंडर ने दिया है वो समझने में बहुत ही सफल होगा। तो यह जरूरी हो जाता है रिसीवर के लिए कि उसके पास एक अच्छा लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल हो, है ना माय डियर। अगर आप अच्छे से सुनोगे, समझोगे, तभी तो मेरी बातों को समझ पाओगे, है ना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, लिसनिंग और हियरिंग, क्या दोनों एक ही शब्द है? यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्या लिसनिंग और हियरिंग दोनों एक ही शब्द है? क्या दोनों एक ही शब्द है? नो माय डियर, दीज टू आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लिसनिंग का मतलब होता है ध्यान से सुनना, समझते हुए सुनना। हियर का मतलब होता है केवल सुनना। अब जैसे मान लो कि आप मेरी बातों को क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। हियर कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। हियर मतलब केवल कान खुला रखना, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना। लिसन मतलब ध्यान से एकाग्र होकर बात को सुनना, है ना। तो लिसनिंग कहने का मतलब, अगर इस रिसीवर के पास हियरिंग स्किल है तो कोई काम का नहीं है, लिसनिंग स्किल होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल बनेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की ओर, दैट इज एलिमेंट नंबर 5। एलिमेंट नंबर 5 में आपको दिख रहा होगा फीडबैक। व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक? फीडबैक इज द रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सिंपल, बहुत सिंपल, इट इज द रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का रिजल्ट है। सर ये रिजल्ट कैसे है सर? मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूं। देखो बाबू, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी आपको डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में मैसेज दे रहा हूं। आई एम द सेंडर एंड यू आर द रिसीवर। अब ये मैसेज मैंने दे दिया आपको। अब आप चीजों को अच्छे से डिकोड, कान से सुन लिए, रिसीव कर लिए, लिसन कर लिए, उसके बाद उसको डिकोड किए। डिकोड मतलब समझने का प्रयास किए। समझने के बाद आप जाकर डायरेक्टर सर से बोलते हैं कि सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। दैट मीन्स हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। दैट मीन्स हम दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ उसका रिजल्ट मिल गया। किसके बदौलत मिला? आपके फीडबैक के बदौलत। क्योंकि आपने फीडबैक दिया, इससे पता चल गया कि सर और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन हुई है वो सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल तभी कहलाएगा जब दोनों के विचार आपस में मिले, दोनों के आइडिया एक दूसरे से मैच कर जाए। मेरे पास जो आइडिया था वो मैंने आपको दे दिया, अब आप उसी आइडिया को फॉलो कर रहे हो। दैट मीन्स दोनों के आइडिया आपस में मिल गए और रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आया। दैट मीन्स फीडबैक आपने पॉजिटिव दिया। दैट मीन्स इट इज द रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक फाइनल रेस्पॉन्स होता है। कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, फीडबैक इज द डैश, ऑप्शन दे देगा रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेशन, फाइनल रेस्पॉन्स ऑफ कम्युनिकेशन, या बोथ ए एंड बी। तो आप टिक लगाओगे बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये एक रिजल्ट भी है और फाइनल रेस्पॉन्स भी है। किसके द्वारा फाइनल रेस्पॉन्स दिया जाता है? रिसीवर के द्वारा। यह भी क्वेश्चन एक आध बार पूछा जा चुका है। द फाइनल रेस्पॉन्स इज गिवन बाय द डैश, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमीटर, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा रिसीवर। चलिए
अब हम लोग इसके अगले पॉइंट को देखते हैं। द सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन द फीडबैक गिवन बाय द रिसीवर। किसी भी कम्युनिकेशन का सक्सेस फीडबैक पर डिपेंड करता है, क्योंकि यही फाइनल स्टेप होता है, लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेशन का। फीडबैक अगर मिल गया दैट मींस रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का सक्सेस फीडबैक पर डिपेंड करता है। मैंने एक और पॉइंट लिखा है, विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन इज इनकम्प्लीट। बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट माना जाता है। अब मान लो माय डियर, मैंने आपको मैसेज दे दिया, आपने रिसीव कर लिया, मैंने सेंड कर दिया, उसके बाद आपने डिकोड भी कर लिया और लास्ट में आपने फीडबैक दिया ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा और आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ या नहीं? अगर आप बोल दोगे कि हाँ सर समझ में आ गया सर, तब मैं समझूंगा कि हम दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन था वो कंप्लीट हो गया, है ना। तो बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट होता है, अधूरा होता है। सो इसलिए अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो फीडबैक जरूरी है, यह पता करने के लिए कि कम्युनिकेशन पूरा हुआ, सक्सेस हुआ या नहीं। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां पर एक पिक्चर लिया है। फीडबैक दो प्रकार के यहां पर दिखाया है मैंने। एक दिखाया है पॉजिटिव फीडबैक और एक दिखाया है नेगेटिव फीडबैक। एक और फीडबैक होता है जिसको हम लोग जीरो फीडबैक बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, मतलब फीडबैक आपने दिया ही नहीं, है ना, वो वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है। खैर उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं, ये आपको पॉजिटिव फीडबैक का जेस्चर है और ये आपका नेगेटिव फीडबैक का जेस्चर है। अब ये सर जेस्चर क्या होता है सर? ये जेस्चर क्या होता है सर? जेस्चर एक ऐसे संकेत है, बॉडी का एक ऐसा मूवमेंट है जिसके थ्रू हम किसी भी सेंडर का मैसेज समझने का प्रयास करते हैं या किसी भी व्यक्ति के मैसेज को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने बोला तो आप क्या समझोगे? बेस्ट ऑफ लक या सर गुड लक बोल रहे हैं, है ना। पॉजिटिव फीडबैक मतलब बहुत अच्छा सर, इससे हमको समझ में आ गया कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, मतलब आपको समझ में आ रहा है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो ये मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप जरूर ऐसे करेंगे, सबको ऐसे करेंगे जहां से भी देख रहे हो, है ना। इसका मतलब हमें पता चलेगा कि आप हमारे मैसेज को अच्छे से समझ पा रहे हो, हमारे जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में आप अच्छे से समझ पा रहे हो। निगेटिव फीडबैक का मतलब हुआ आप चीजों को अच्छे से समझे नहीं, या तो आप में कुछ कमियां होंगी या तो हम में कुछ कमियां होंगी। ये कोई जरूरी नहीं कि आप में ही कमियां हो सकता है मैंने चीजों को अच्छे से इनकोड नहीं किया हो, है ना। बहुत सारे बातें हो सकती हैं। फीडबैक पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, इसके लिए दोनों जिम्मेवार हैं, सेंडर और रिसीवर दोनों जिम्मेवार हैं। मैंने लिखा है अगले पॉइंट में, पॉजिटिव फीडबैक मेक्स एनी कम्युनिकेशन इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली, मतलब पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो ये कम्युनिकेशन को क्या बनाता है? इफेक्टिव बनाता है। इफेक्टिव को यूं कहें तो हम लोग बोल सकते हैं सक्सेसफुल। कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाता है, जिसको मैंने लिखा है दूसरे भाषा में सक्सेसफुल। अब आप कहिएगा सर निगेटिव फीडबैक मिलेगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन को वो इनइफेक्टिव बनाएगा। मैं आगे लिखा हूं कम्युनिकेशन को वो क्या बनाएगा? इनइफेक्टिव बनाएगा। निगेटिव फीडबैक आप यहां पर देख सकते हो स्पष्ट शब्दों में, निगेटिव फीडबैक मेक्स एनी कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव, या यूं कहो तो अनसक्सेसफुल। ये कम्युनिकेशन को क्या बनाएगा? अनसक्सेसफुल बना देगा। किसी भी कम्युनिकेशन को अनसक्सेसफुल बना देगा। जाहिर सी बात है अगर आप मेरी बात को समझ नहीं पाए, दैट मींस आपने निगेटिव रेस्पॉन्स दिया, तो कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन अनसक्सेसफुल रहा। कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल रहेगा जब सेंडर की बात को रिसीवर अच्छे से समझ पाए। यह था हमारा फीडबैक के बारे में। एग्जाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं? पहला क्वेश्चन आ सकता है
डिफरेंट एलिमेंट्स को आपको डिस्क्राइब करना होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स को आपको डिस्क्राइब करना होगा। 6 एलिमेंट्स होते हैं, 6 एलिमेंट को आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा जा सकता है। अब आप कहिएगा सर इतना सारा है सभी के बारे में, नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई इज फीडबैक के बारे में ज्यादातर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फीडबैक। मैंने जितना पॉइंट लिखा है फीडबैक के बारे में वो सभी पॉइंट को आप समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और खुद से लिखने का प्रयास करेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम कमिंग टू द नेक्स्ट बट द लास्ट एलिमेंट दैट इज कंटेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे कंटेक्स्ट के बारे में। कंटेक्स्ट क्या होता है सर? बहुत अच्छा सवाल। आपके मन में ये बात गूंज रही होगी कि ये कंटेक्स्ट क्या होता है, इससे पहले सर ने तो कभी डिस्क्राइब नहीं किया। चलिए मैं देखता हूं कंटेक्स्ट क्या होता है। यहां पर ध्यान देंगे बच्चा लोग, द सिचुएशन इन विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। वैसा सिचुएशन जिसमें, जिस स्थिति में कम्युनिकेशन होता है, वैसी अवस्था जिसमें कम्युनिकेशन होती है या होता है वही कंटेक्स्ट कहलाता है। जैसे इसमें क्या क्या आ सकता है? लाइफ स्टाइल, बिहेवियर, बैकग्राउंड, फिजिकल सराउंडिंग। सर पाले नहीं आया सर, क्या बोले सर? मैं समझ सकता हूं, चलिए मैं आपको समझाता हूं। कंटेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ, इसका हिंदी होता है संदर्भ। मतलब वैसा चीज जिससे कम्युनिकेशन प्रभावित हो, वैसा चीज जिससे कम्युनिकेशन प्रभावित हो, मतलब वैसा सिचुएशन जिसमें कम्युनिकेशन होता है। जैसे मान लो कि मैं अभी आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं एज ए टीचर और आप एक स्टूडेंट के तौर पर हो, तो हम दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसमें लैंग्वेज की एक सीमा बनी हुई है। मैं कुछ ऐसा इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज कर सकता। जैसे कहा जी क्या हाल है, और सब बताओ घर के क्या सब समाचार ठीक है ना, और सर कल आपको देखे थे सर, कल तो सब बड़ा मजा किए सर आप। ये सब आप टॉपिक, ये सब लैंग्वेज का इस्तेमाल आप अभी नहीं कर सकते क्योंकि हम दोनों फॉर्मली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि अभी लेक्चर क्लास चल रही है और वीडियो लेक्चर आप मेरा देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उस तरह के भद्दे कमेंट या फिर भद्दा कम्युनिकेशन आप या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप मेरे से नहीं कर सकते, है ना माय डियर। तो ये बिहेवियर के अनुसार भी कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। जैसे मान लो कि मैं आपसे रूडली बात करूं तो आप क्या समझ जाओगे कि लगता है सर आज गुस्से में है, आज ज्यादा कुछ मजाक करने का चीज नहीं है। तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है बिहेवियर से। अब मैं पूरा जॉली मूड में आऊं, क्या है जी क्या समाचार है, मैं ही जॉली मूड में आऊं, मैं किसी पार्टी में आपसे मिलूं और वहां के पार्टी में बिल्कुल इंगेज होकर आपसे बिल्कुल घुल मिल जाऊं और आपसे वहां पर बात करूं बिल्कुल इनफॉर्मल तरीका से, तो कहीं ना कहीं मेरे बिहेवियर में जब चेंज होगा तो कम्युनिकेशन करने का स्टाइल भी चेंज होगा, है ना माय डियर। रहन सहन के अनुसार भी कम्युनिकेशन चेंज होता है लाइफ स्टाइल के कारण। जैसे आपके लाइफ स्टाइल अगर बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के हैं तो कहीं ना कहीं आप जो लैंग्वेज यूज करोगे, कहीं ना कहीं आपके बॉडी लैंग्वेज पर वो चीज दिखेगी, आपके ड्रेस पर वो चीज दिखेगी, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रभावित होगा। बैकग्राउंड पर भी कम्युनिकेशन प्रभावित होता है, फिजिकल सराउंडिंग पर भी कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। जैसे मान लो कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं और मैं यही घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर के साथ पढ़ाऊं, फैमिली मेंबर मेरे एक साथ बैठे हुए हैं, हल्ला कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, वहां पर मैं पढ़ाऊं तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रभावित होगा, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेगा कम्युनिकेशन। वहां पर बाधाएं भी आ सकती हैं या फिर दिक्कतें भी आ सकती हैं, है ना। तो बहुत सारे चीजों के आप देख सकते हो, इन सभी चीजों के कारण कम्युनिकेशन प्रभावित हो रही है। तो सिंपल से भाषा में the situation according to which the communication takes place is called context. It includes different lifestyle, behavior, background, physical surrounding, etc. चलिए अब हम लोग देखते हैं
टाइप्स ऑफ कंटेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट बहुत सारे प्रकार के होते हैं, एक एक करके हम लोग चीजों को समझेंगे। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, इसका मतलब होता है प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब किसी भी प्लेस पर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उस प्लेस के अनुसार भी कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। कैसे सर, समझ में नहीं आया सर। अब मान लो माय डियर, मेरी और आपकी मुलाकात क्लास में होती है, तो हम दोनों के बीच में जो बातचीत करने का स्टाइल होगा, कम्युनिकेशन करने का स्टाइल होगा, वो अलग होगा। बट हम दोनों की मुलाकात किसी बेहतरीन पार्टी में होती है तो वहां पे कम्युनिकेशन थोड़ा तो प्रभावित होगा ही होगा। मान लो कि आप अपने पापा से जिस तरीके से बात कर रहे हो, क्या उसी तरीके से अपने अपने दोस्तों से बात करते हो? नहीं ना कहीं रिलेशनशिप के अनुसार भी कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। तो जगह के अनुसार भी प्रभावित होगा। जिस तरह से आप घर में आप रहते हो, बातचीत करते हो, क्या उसी तरह से आप कॉलेज या कोचिंग में जाते हो तो बातचीत करते हो? नो, दैट मीन्स प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन अफेक्ट्स द स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के स्टाइल को बदलता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे माय डियर, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। सर ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या होता है सर? मैंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, इट इंक्लूड्स पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ एनीथिंग। सर पाले नहीं आया सर, ये पास्ट एक्सपीरियंस क्या होता है सर? चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे बीते हुए समय में कुछ आपके साथ कुछ घटनाएं ऐसी घट गई हो जो आपके जहन में, आपके दिमाग में एंटर कर गया हो, और आपको यकीन है कि अगली बार अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो ठीक उसी तरह से मेरे साथ बर्ताव होगा जैसा पहले हुआ है। सर अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं डियर, मैं एक और एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूं। जैसे मान लो माय डियर कि आपका एग्जाम होता है सेमेस्टर का, आप बड़े ही रात भर जग कर मेहनत कर रिवीजन कर आप एग्जाम में बैठते हो। केवल एक रात रिवीजन करते हो, बाकी रात तो आप चैन की नींद सोते होगे, है ना? तो नतीजा क्या हुआ? केवल एक रात पढ़ने से क्या हुआ? आपके एग्जाम में मार्क्स कम आए। तो पेरेंट्स के सामने आप गए तो बढ़िया से आपकी डांट पड़ती है और धुलैया भी होती है कि क्या पढ़ता है तुम, कैसे तुम पढ़ता है, मेरा सारा पैसा बर्बाद कर रहा है, कोई काम का नहीं है, निकम्मा कहीं का, बदमाश कहीं का। 2-4 थप्पड़ भी पड़ जाता होगा, है ना? इसी बीच में मम्मी भी उठकर आ जाती होगी, 2-4 थप्पड़ लगा ही देती होगी। तो आपका ये एक्सपीरियंस आपने लिया कि मार्क्स कम आएगा तो कैसा मेरे साथ बर्ताव होगा। अब यही घटना 2 साल बाद आप एक और एग्जाम में बैठते हो और फिर से आप मार्क्स कम लाते हो, तो आप बखूबी समझ जाते हो कि मेरे साथ किस प्रकार का कम्युनिकेशन होने वाला है, मेरे साथ किस प्रकार का कम्युनिकेशन होने वाला है, पापा और मेरे के बीच में कैसा कम्युनिकेशन होगा, कौन सा स्थिति में आएगी, ये आपको जानकारी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बीते हुए समय की घटनाओं से आज का समय में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। बीते हुए घटनाओं को याद करके आप कम्युनिकेशन प्रभावित होता है, आप समझ जाते हो कि यही चीज होगा, आप गेस करते हो। चलिए अब सोशल कंटेक्स्ट, अब हम लोग आगे देखेंगे सोशल कंटेक्स्ट। इसमें आता है रिलेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जाहिर सी बात है माय डियर कि सेंडर और रिसीवर के बीच में जैसा रिलेशन होगा वैसा ही कम्युनिकेशन होगा। मान लो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में भाभी और देवर का कम्युनिकेशन है, तो कैसा होगा कम्युनिकेशन? मजाक भी हो सकता है ना? साली और जीजा के बीच में कम्युनिकेशन होगा तो कैसा कम्युनिकेशन होगा? मजाक भी हो सकता है। लेकिन वही कम्युनिकेशन मेरे और आपके बीच में होगा तो क्या उस टाइप का मजाक आप करोगे जिस टाइप का साली और जीजा के बीच में होता? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं सेंडर और रिसीवर के बीच में जो रिलेशन होता है उसके अनुसार भी कम्युनिकेशन के स्टाइल में प्रभाव आता है ना? चलिए, तो कंटेक्स्ट मतलब संदर्भ, रिलेशन के संदर्भ में कम्युनिकेशन प्रभावित होता है, वैसे संदर्भ को सोशल कंटेक्स्ट बोलते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं।
साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट। ये साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट के बारे में हम लोग आगे आते हैं। साइकोलॉजिकल मतलब होता है इट इंक्लूड्स फॉर्मेलिटी एंड फ्रेंडलीनेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। कहीं ना कहीं ये सोशल कंटेक्स्ट से रिलेटेड है। साइकोलॉजी जब बदलता है तब कम्युनिकेशन भी आपका बदलता है। जैसे आपके दिमाग में एक साइकोलॉजी फिट हो गया है कि मेरे और आपके बीच में टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, तो आप फॉर्मेलिटी करोगे। अगर आप और हम दोस्त हैं तो आप फ्रेंडलीनेस करोगे, है ना। तो ये सेंडर और रिसीवर के बीच के में रिलेशन के अनुसार फॉर्मेलिटी और फ्रेंडलीनेस को जो दिखाया जाता है उसी को साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट बोलते हैं। कैसा कंटेक्स्ट बोलते हैं? साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट। मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में कितनी फॉर्मेलिटी की जाएगी, कितना फ्रेंडलीनेस किया जाएगा, यह साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट के अनुसार होता है। जैसे मान लो कि मैं टीचर हूं, आप मेरे से फॉर्मल हो रहे हो, अगर यही आप डायरेक्टर सर के पास आप जाओ और बातचीत करो तो थोड़ा और फॉर्मल हो जाओगे, थोड़ा और सर या जो भी हो और थोड़ा सा आदर भाव में आ जाओगे, है ना। हो सकता है कि मैं टीचर हूं, क्लास में एंटरटेनमेंट करने के लिए कभी कभी थोड़ा सा इनफॉर्मल भी हो जाऊं, लेकिन आप डायरेक्टर सर के साथ आप ज्यादा फॉर्मेलिटी निभाओगे, है ना। जैसे मान लो कि आप अपने पापा से फॉर्मेलिटी कम निभाए, मम्मी से और कम निभाएं, दोस्तों से फॉर्मेलिटी ज्यादा निभाएं कि कम निभाएं। आप ये डिपेंड करेगा कि आपके दोस्त किस प्रकार के हैं, क्या वे प्रोफेशनल हैं। अगर वे साथ में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप वहां पे कंपनी में आप फॉर्मेलिटी दिखाओगे, लेकिन जैसे ही आप बाहर गए आप फ्रेंडलीनेस दिखाओगे। तो कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी क्या होता है, बदलता है व्यक्ति का। जैसे जैसे साइकोलॉजी व्यक्ति का बदलता है वैसे वैसे कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रभावित होता है। अब हम लोग 5th पॉइंट में आएंगे, कंटेक्स्ट के तीसरे पॉइंट 5वें पॉइंट में। sorry for the inconvenience. Now let's proceed further. 5th context में टेम्पोरल कंटेक्स्ट। अब ये सर टेम्पोरल कंटेक्स्ट क्या होता है सर? टेम्पोरल टाइम से रिलेटेड है माय डियर, बड़ा ही मजेदार कंटेक्स्ट है ये आपके साथ भी घटा होगा। जब आप स्कूल आवर में, जब आप स्कूल डेज को आप याद करोगे तो आपके साथ भी ये कंटेक्स्ट घटा होगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। टाइम अफेक्ट्स, यहां पर ए लिख लीजिएगा, टाइम अफेक्ट्स एनी कम्युनिकेशन। टाइम किसी भी कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है। कैसे सर? टाइम कैसे प्रभावित करेगा सर? देखिए एग्जाम्पल में मैंने समझाया है। और स्टूडेंट इज चार्ज मतलब पूरा एनर्जेटिक, पूरा बोल्ड, पूरा फ्रेश इन द फर्स्ट पीरियड ऑफ हिज क्लास। जैसे आप स्कूल डेज को याद करो, जब स्कूल में फर्स्ट बेल बजती थी तो आप पूरे एनर्जेटिक रहते थे, पूरा बोल्ड रहते थे, पूरा एकदम फ्रेश रहते थे, है ना। लेकिन जैसे ही लास्ट पीरियड आता था आप घर जाने के लिए शोर मचा देते थे, और घंटी जब लगती थी छुट्टी की तो मानो आप किसी कैद से बाहर निकल गए हो, मानो आप किसी कैद से बाहर निकल गए हो, फटाफट दौड़ के जाते थे। और वहां पर टीचर आपको 2-4 थप्पड़ भी लगाते कि इतना दौड़ के क्यों जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं बॉडी के मूवमेंट में और माइंड के मूवमेंट में बदलाव आ रहा है। आपके कम्युनिकेशन अचानक से बदल रहे हैं। आप किसी से बात भी कर रहे हो तो जॉलीवुड में, अरे अब तो छुट्टी होने वाली है, मतलब उस समय लैंग्वेज का स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज का स्टाइल बिल्कुल बदल जाता है। दैट मीन्स कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है टाइम के अनुसार भी, है ना माय डियर। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं फर्स्ट आवर में पूरा एनर्जेटिक हो जाऊं, मुझे कह दिया जाए कि लगातार 7 घंटा पढ़ाना है सर, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर होते होते मैं 5th आवर आते आते हो सकता है कि मैं अपने लैंग्वेज में थोड़ा बदलाव लाऊं, मेरे बॉडी लैंग्वेज में सुस्तीपन आ जाए, थोड़ा मैं एनर्जेटिक कम हो जाऊं। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हम दोनों के बीच में प्रभावित हो जाएगा। तो टाइम कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को क्या करता है,
प्रभावित करता है। और वो जो भी कोई चीज हो जो कम्युनिकेशन को प्रभावित करे उस संदर्भ में उसी को कंटेक्स्ट बोलते हैं। और टाइम अगर प्रभावित करेगा तो उसको टेम्पोरल कंटेक्स्ट बोलेंगे। अब हम लोग आगे आते हैं, सबसे लास्ट पॉइंट, कल्चरल कंटेक्स्ट। चलिए, कल्चरल कंटेक्स्ट। कल्चरल कंटेक्स्ट क्या होता है? लेट्स हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। इट इंक्लूड्स कल्चर ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, कंट्रीज एटसेट्रा। जाहिर सी बात है, किसी भी कंट्रीज, किसी भी एरिया, किसी भी प्लेस के कल्चर और ट्रेडिशन के अनुसार भी कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। अब जैसे मान लो कि आपके यहां शादी होती होगी, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या क्रिश्चियन धर्म हो, जो भी आप धर्म हो। मान लो कि आप एक इंडियन हो, चलो भाई मैं स्टेट कंट्री वाइज आ जाता हूं। आप एक इंडियन हो तो आप अगर शादी करोगे, कोई भी अगर दुल्हन शादी के वेश में आएगी तो वो लाल वेश में आएगी, लाल कपड़ा पहनेगी, जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर। मतलब इस कपड़े को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि ये दुल्हन है। तो ये क्या है? अरे सर, यहां पर तो लाल कपड़ा था, यहां पर तो उजला कपड़ा हो गया, ये भी दुल्हन है। तो कम्युनिकेशन प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? मतलब इसके यहां कल्चर कुछ और है और इसके यहां कल्चर कुछ और है। जैसे हम लोगों के यहां कोई भी मर जाता है, शोक सभा में हम लोग उजला कपड़ा पहनते हैं, जबकि उजला कपड़ा पहनकर शादी की शुभ माना जाता है क्रिश्चियन धर्म में शादी करने, और हम लोग उजला कपड़ा को शोक सभा में पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रभावित हो रहा है। अब आप सोच रहे हो कि सर, तो इसमें कम्युनिकेशन कहां हो रहा है सर? ये तो कपड़ा का बात हो रहा है। याद करो माय डियर, मैंने बताया था कि ये कोई जरूरी नहीं कि आप अपने बातों को बोलकर ही स्पष्ट करो। आप अपने पहनावे से भी यह स्पष्ट कर सकते हो कि आप कहना क्या चाहते हो। जैसे मैं टाई लगा लूं, शर्ट पैंट पहन लूं, ब्लैक शूज पहन लूं, तो लोग सोचेंगे कि मैं ऑफिस जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं। अब मैं जींस और शर्ट पहन लूं, बटन खुला, ऊपर से जैकेट, टोपी, बाल खड़ा, बाल रंगवा लूं, ठीक है ना, और पूरा एकदम स्टाइल से मैं आगे बढ़ूं, तो लोग समझ जाएंगे लगता है कहीं पार्टी में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिना कुछ बोले मेरे कपड़ों से आप पहचान लिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। उसी तरह से इस कपड़े को देखकर आपने कुछ रिसीव किया, आपने समझा। अगर रिसीवर किसी भी बात को समझ जाता है, जो भी बात समझता है वो मैसेज होता है, अगर वो समझता है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हो रहा है। दैट मीन्स मैंने लिखा है द हिंदू रिलीजन ब्राइड्स, इन हिंदू रिलीजन या इन इंडिया में भी आप देखोगे बहुत सारे जगह पर ब्राइड्स वियर रेड ड्रेस, दुल्हन लाल लिबास पहनती है, while the Christians wear white dress for wedding, शादी के लिए क्रिश्चियन व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं अलग अलग कल्चर के अनुसार भी कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। तो कंटेक्स्ट के बारे में मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से जानकारी हो गई होगी। अब एग्जाम में मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं कि एग्जाम में एलिमेंट से किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम में आप देख सकते हो, पिक्चर देख लो, एग्जाम में आपका क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है, मैं यहां पर आपको नोट कर रहा हूं। पहला, एलिमेंट से रिलेटेड, लिस्ट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, अलग अलग एलिमेंट को बताएं। 6 मार्क्स का आपका आ सकता है ये क्वेश्चन, अलग अलग एलिमेंट्स को आप बताएं। या फिर बोल सकता है व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, अलग अलग एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक्सप्लेन देम विथ एग्जांपल्स, उसको एक्सप्लेन कीजिए बढ़िया से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों का आंसर आप लिख सकते हो। 6 कंटेक्स्ट, 6 एलिमेंट्स को आप बारी बारी से पॉइंट वाइज आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एक आध 2 पॉइंट कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी। और थर्ड
थर्ड क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, जिसमें मोस्ट वीवीआई आपको नोट में आ सकता है, फीडबैक के बारे में आपको नोट लिखने के लिए आ सकता है, या फिर कंटेक्स्ट के बारे में आपको नोट लिखने के लिए आ सकता है। तो फीडबैक का सारा पॉइंट, कंटेक्स्ट का सारा पॉइंट और अलग अलग एलिमेंट जो भी था मैंने एक्सप्लेन किया, उसको आप एक बार फिर से समझोगे और लिखने के, खुद से लिखने का प्रयास करोगे, समझने के बाद, याद करने के बाद, तभी आपका राइटिंग स्किल डेवलप होगा और अंडरस्टैंडिंग स्किल भी डेवलप होगा। जब तक आप चीजों को लिख लिख कर नहीं समझोगे, तब तक आप एग्जाम में बहुत ही नर्वस रहोगे। इसलिए आप ये तीनों क्वेश्चन आप बनाएंगे, इसको याद करेंगे और समझेंगे, है ना माय डियर। चलिए अब हम लोग आगे के वीडियो लेक्चर का इंतजार करेंगे, दैट इज लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको कम्युनिकेशन के प्रोसेस के बारे में जानकारी दूंगा कि कम्युनिकेशन को करने के लिए किस प्रोसेस से होकर गुजरना होता है। तो तब तक के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का इंतजार करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।